जय हिंद दोस्तों, मैं देव सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल देवजीएस पाठशाला में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, जो विषय है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाइस, आज हम बात करेंगे इंडियन बजट के बारे में, जिसमें क्या है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या एक आम नागरिक को इससे मिलने वाला है, क्या हमारे किसान भाई और जो बिजनेसमैन हैं उनको क्या मिलने वाला है, और इससे क्या चीज महंगा होगा, क्या चीज सस्ता होगा। तो गाइस, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे जो हमारा बजट है उसमें किस क्षेत्र में कितना क्या इन्वेस्ट किया गया है। तो गाइस, आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस बार का जो बजट है, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें बजट को, पहले जो बजट हमारा पेश किया जाता था वो एक लिफाफे के थ्रू आता था, जिसमें नोट्स के थ्रू रहता था, एक पेन और कॉपी से उस पर राइट डाउन किया गया रहता था। ऐसा बजट रहता था जो वो उसमें कॉपी और पेन वाली चीजें यूज होती थी। लेकिन इस बार की बजट जो आया है गाइस, उसमें इस बजट में पूरा डिजिटल तरीके से यूज किया गया है गाइस। इसमें लैपटॉप का यूज किया गया है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि डिजिटल तरीके से बजट को पेश किया गया है। तो गाइस, जो हमारा बजट है 2021-22 का, इसको पहली चीज ये जान लीजिए कि जो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर है श्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। तो गाइस, ये चीज पहले जानना जरूरी होता है कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री, वो वित्त मंत्री है, वो इस बजट को पेश करता है। तो जो हमारे वित्त मंत्री हैं वो श्री निर्मला सीतारमण जी हैं। तो गाइस, इस बजट में सबसे ज्यादा हमारा देश इस ईयर, इसके प्रीवियस ईयर जो चल रहा है, इसके प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा जो किसी कंडीशन को झेला वो था स्वास्थ्य के लेके। हमारे देश में बहुत बड़ी एक बीमारी आ गई थी, वो गाय सभी लोग जानते हैं, कोरोना के। इसीलिए गाइस, इस बजट में सबसे ज्यादा इस बार ध्यान दिया गया स्वास्थ्य को लेके। तो स्वास्थ्य को लेके जो बात कही गई इस बजट में सबसे ज्यादा दिया गया है जो है वो स्वास्थ्य को इन्वेस्ट, जितना भी पैसा दिया गया सबसे ज्यादा स्वास्थ्य को दिया गया। इसमें 35,000 करोड़ दिया गया है कोरोना वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए। गाइस, इसमें सबसे ज्यादा जो है 35 जो होता है 35,000 करोड़ दिया गया है कोरोना वैक्सीन के लिए। और एक चीज और है, 64,000 करोड़ हजार रुपए दिए गए हैं पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए। ये गाइस, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना क्या है? ये योजना ऐसा योजना है गाइस जिसमें पूरे इंडिया के हर स्टेट के, हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग गांव में जो अच्छे डिस्ट्रिक्ट के जो अच्छे लेवल के हॉस्पिटल हो, उसमें एक अच्छी फैसिलिटी दी जाएगी, जिससे जो इस तरह की क्राइसिस जो हमारे देश में इस ईयर हुई है, जिसमें हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं थी कि हम मरीज को कहां शिफ्ट करें, कैसी व्यवस्था रखी जाए कि हमारे पेशेंट को हम अच्छे तरीके से ठीक कर पाए। तो इस जो पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना है, इसमें इस योजना को इसीलिए कहा गया है गाइस, ये योजना इसीलिए लॉन्च किया गया है जिसमें जो हमारे इंडिया के जितने भी स्टेट है या जितने भी डिस्ट्रिक्ट, उसमें जितने हॉस्पिटल है, उसमें एक अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी। उसको और अच्छे लेवल का, हाई प्रोफाइल का बनाया जाएगा, जिसमें जो होता है 100% की इफिशियंसी के साथ उस हॉस्पिटल को एक अच्छे ग्रेड का हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जिसमें सारी सुविधाएं दी जाएंगी। जैसे कभी भी हमारे देश में खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो, भगवान की कभी ऐसी मेहरबानी ना हो कि फिर ऐसा कभी हमारे देश में क्राइसिस आए जिससे हमको इस तरह का इस बार हुआ कांड। तो इसलिए इसमें जो आज पीएम आत्मनिर्भर भारत स्वास्थ्य योजना बनाया गया है, इसमें इसी को रखा गया कि जितने हॉस्पिटल हो उसको एक नंबर का बनाया जाएगा, जिसमें सारी व्यवस्थाएं की जाएगी। अब गाइस, इसमें और एक बात कही गई है, जो हमारे न्यू कोई इंडस्ट्री डेवलप कर रहा है, तो उसमें एक वर्ड आया था पीएलआईसी मतलब बोला प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ये होता है जैसे कोई नया अभी इंटरप्रेन्योर है, कोई नया इंडस्ट्री डेवलप कर रहा है, जिसमें उसको क्या करना है, उसको सरकार सपोर्ट करेगी, वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करे और उस प्रोडक्ट पे जितना ज्यादा हो पाए विदेशों में सेल करे। अगर विदेशों में सेल होगा तो वहां से जो हमारा ये डॉलर या यूरो में जो रुपए आएंगे वो यहाँ के बजट वो टैक्स में ज्यादा इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये इसमें बात किया गया। और एक शब्द इसमें यूज किया गया था हॉलीडे टैक्स। तो हॉलीडे टैक्स ये होता है गाइस, जो ये पीएलआईसी मतलब जो कोई मतलब जो अभी कोई स्टार्टअप कर रहा है बिजनेस, जो अभी न्यू इंडस्ट्री लगा रहा है प्रोडक्शन इन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के थ्रू, इसमें एक हॉलीडे
टैक्स को जोड़ा गया था। हॉलीडे टैक्स वह टैक्स होता है गाइस, अगर आप किसी भी बड़ी इंडस्ट्री जब स्टार्ट होती है, जब कोई मीडियम इंडस्ट्री स्टार्ट होती है, तो उसमें आपको 2 से 3 साल या 4 साल तक का टैक्स का छूट दिया जाता है। मतलब आप जब स्टार्टअप करते हो तो उसमें हॉलीडे टैक्स आपसे नहीं लिया जाता। इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि आप अभी स्टेबिलिटी आपकी बनी नहीं हो, आप अभी स्टार्टअप के कंडीशन पे, इसलिए आपको गवर्नमेंट इस बजट में एक नया सब जोड़ी हॉलीडे टैक्स को, तो हॉलीडे टैक्स दिया जाएगा। अब गाइस इसमें बात की गई है, कई जो ये बात हुई थी क्या कहते हैं, एक एनपीए की। एनपीए जो होता है नॉन फार्मिंग एसेस। नॉन फार्मिंग एसेस क्या होता है? नॉन फार्मिंग एसेस ये एसेस था, जैसे गाइस पहले हमारे देश में कई सारे लोग जो भाग गए, नीरव मोदी हो गए, जैसे विजय माल्या हो गए, कई सारे पर्सन है जिनका नाम लेना भी ज्यादा नहीं होता, कि बैंकों से लोन लिए और लोन लेके चले गए, उनके पे बहुत सख्त कार्रवाई नहीं हो पाई, बाद में हुआ, लेकिन वो उससे मतलब बहुत ज्यादा एक सटीक है। लेकिन अब आप अगर बैंक से मिनिमम जो है अमाउंट अगर 20 लाख का लोन लिए हैं, अगर इसको चुकाए नहीं और भाग गए, इस पे आप पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आपका जो होगा पासपोर्ट वगैरह सीज कर दिया जाएगा। और गाइस इस बजट में एक चीज और कहा गया है, जो हमारे ये क्या कहते हैं ओपीसी कहा गया, मतलब 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी मतलब क्या है? जो हमारी एनआरआई है, मतलब हमारे भारत के लगभग 50 से 60 लाख व्यक्ति जो हैं विदेश में रहते हैं। विदेश में रहते हैं, यूएसए में है, जितने गल्फ कंट्री हो गए, सऊदी हो गया, कुवैत हो गया, इराक हो गया, जिसमें वो लोग अगर वहां है एनआरआई है और यहाँ आके मतलब अगर एक कंपनी स्टेबिलिटी करना चाहते हैं तो वो स्टेबिलिटी अपना करे, उसमें क्या होगा, 1 ओपीसी 1 मैन जो है 1 पर्सन कंपनी, जो ओपीसी की बात कहेगी 1 पर्सन कंपनी मतलब क्या हो गया? 1 पर्सन, जैसे आप अगर कोई कंपनी स्टेबल करते हैं, कोई कंपनी लगाते हैं, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? आपको सीईओ रखना पड़ेगा, आपको फाउंडर जो भी होते हैं आपको बड़े बड़े वो रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप ओपीसी के थ्रू आप ये अपनी कंपनी स्टेबिलिटी कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप एक अपना खुद रहिए मालिक या सीईओ जो भी कहते हैं, फाउंडर एंड सीईओ वो रहिए, और उसमें अपने थ्रू जिस तरह का आपको वर्कर की जरूरत है, जिस तरह की मैन पावर चाहिए, जिस तरह का आपको इंजीनियर की जरूरत चाहिए, वो आप अपने जो कहते हैं ये सैलरी पे रख लीजिए। अब इससे क्या होगा, अगर आप एनआरआई हैं, वहां भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं विदेश में, और वहां करेंगे और यहाँ, तो यहाँ अगर लगाएंगे तो यहाँ से भी जो ग्रोथ होगा, हमारा जो प्रोडक्शन होगा, जिस चीज की आप भी इंडस्ट्री लगाएंगे, उससे जो हमारा टैक्स आएगा वो भी हमारे इंडिया गवर्नमेंट को मिलेगा, और जो आप विदेश से पैसा यहाँ भेजेंगे उससे भी टैक्स मिलेगा। अब गाइज इसमें एक चीज और बात कही गई है, जो हमारा क्या कहते हैं ये बिजली, जैसे हमारा बिजली है, बिजली की जो सप्लाई है हमारे यहाँ इंडिया में लगभग तकरीबन 1 लोग करते हैं। इस बार ऑप्शन, इस बजट में एक ऑप्शन दिया गया है कि जैसे हम लोग सिम है, बीएसएनएल का, आइडिया, वोडाफोन, जियो, किसी तरह का अपने मन का लेंगे, तो इसी तरह अब की बार एक और सब दिया गया कि बिजली भी जो है इस तरह की कई सारी कंपनियों को लॉन्च किया जाएगा। हर अलग अलग सिटी में कई सारे वो बनाए जाएंगे, जिसमें आपके पास ऑप्शन होगा कि हम इस कंपनी से नहीं इस कंपनी से ले लेंगे। नहीं तो ऐसा होता देखते हैं गाइस, बिजली की बहुत बड़ी वो है, ये लोग बहुत मनमानी करते हैं। कभी मतलब आपका ऐसा बिजली बिल आ जाएगा जो कभी आपने उतना यूज भी नहीं किया, 1 लाख का बिल आ जाएगा, 30,000 का बिल आएगा, 40,000 का बिल आ जाएगा। लेकिन ऐसा जब हो जाएगा, जब कई कंपनियां होंगी बिजली की, तो ऐसा नहीं होगा वो, क्योंकि मार्केट में जानते हो कभी किसी चीज की वैल्यू तभी उतनी घटती है जब कई चीज उसके कंपटीटर आ जाते हैं। कंपटीटर आने से क्या होगा, उसमें आपको सर्विस अच्छी मिलेगी और हर चीज होगा, आपको जल्दी बिल जितना होगा एक्यूरेट आएगा, आपको बिल पे करने में दिक्कत नहीं होगी। आपको ये होगा जब कई सारी कंपनियां रहेंगी तो आपका बिल यूनिट चार्ज भी कम आएगा, 5 रुपए यूनिट, 6 रुपए यूनिट, कोई कुछ यूनिट लगाएगा। तो गाइस ये एक बात कही गई बिजली को लेकर। अब इसमें गाइस जो है, अब हम एक चीज और बात करते हैं, इसमें एक चीज कहा गया बैंक को, इसमें ये अभी नहीं नाम लिया गया किस बैंक को मर्ज करना के लिए कहा गया। इसमें 2 बैंकों को मर्ज किया जाएगा, लेकिन इस बारे में कोई बातचीत नहीं की गई किस बैंक को मर्ज करना है। अब गाइस इसमें बात किया जा रहा है कि इसमें जो आम नागरिक हैं अभी उनके बारे में कोई बात नहीं हमने किया, नहीं अभी थोड़ी देर बाद हम बताएंगे किनको क्या मिला। अब गाइस एक और बात इसमें बोली गई है कि जो हमारे ये किसान भाई हैं, इनके लिए भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई ऐसी नई स्कीम आई है जिसमें कुछ इन्वेस्टमेंट ज्यादा किसानों को प्रति किया गया। अब इसमें सबसे बड़ी चीज की हमारे जो गवर्नमेंट है इसमें क्या करे, ये बोल रहे कि अब एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, हम खर्च को बढ़ाएंगे। अब इससे क्या होगा कि आप सोच रहे हो खर्च बढ़ने से तो
और लॉस होगा। खर्च बढ़ने से ये इसका मतलब कहने का ये है, खर्च बढ़ाएगा किस क्षेत्र में कि वो ज्यादा से ज्यादा खर्च बढ़ाने के, एक्सपेंडिचर बढ़ाने का मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करेगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है जो आपके इंडिया को, आपके सिटी को डेवलप करे। डेवलप करने का तात्पर्य यह है कि आपके सिटी में हाई ग्रेड की रोड बनेगी, मेट्रो का होगा, वो लाइनें अच्छी बिछेंगी जिससे बिजली की सप्लाई अच्छी हो, पानी की सप्लाई अच्छी हो, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, जब आपके शरीर में सबसे बड़ी सिटी में आपके सबसे बड़ी चीज होती है कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर रोड सही है, ट्रांसपोर्टेशन सबसे अच्छा है, अगर सबसे ज्यादा विकास करने का पहला ही कंडीशन होता है ट्रांसपोर्टेशन जितना अच्छा रहेगा उतनी ही सारी चीजें आपके यहाँ अच्छे से सुटेबल वर्क करेंगी। अब इसमें इस चीज को लेकर एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए बहुत सारी बात कही गई है कि एक्सपेंडिचर जितना ज्यादा बढ़ाया जाएगा उतना ज्यादा। अब एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो सारी चीजें अच्छी बनेंगी, रोड बनेगा, मेट्रो बनेगी हर एक सिटी में, और सारे व्यवस्थाएं की जाएगी, बिजली की व्यवस्था की जाएगी। अब इससे क्या होगा, जब इतनी व्यवस्था होगी तो हमारे यहाँ कंपनी जो विदेश से है या यहाँ के लोग ज्यादा कंपनी लगाएंगे, और कंपनी जब लगेगी तो उसमें मैन पावर लगेगा तो उसकी सैलरी जो डिसाइड होगी और जो कंपनी की अर्निंग होगी वो टैक्स पेयर करेंगे तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी। अब गाइस इसमें एक चीज और बात कही गई है कि इस बजट में एक चीज और बोला गया है कि अब देश में जो ये हम लोग सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर लेने की सुविधा कम की जाएगी। हर गांव, हर सिटी में पहले कोशिश की जाएगी जो सिटी है उसमें, उसके बाद धीरे धीरे ये कोई बजट देखिएगा, जो कोई बात बोली जाती, किसी योजना को कहा जाता तो तत्काल हर जगह नहीं हो पाती, थोड़ा टाइम लगता है। तो इसमें एक चीज और बोली गई है कि इस योजना में जो सिलेंडर है, जो हम लोग सिलेंडर लेते हैं, क्या किया जाएगा, इसमें गैस पाइप बिछाई जाएगी, गैस पाइप लाइन का बिछाव किया जाएगा, जिसमें हर कनेक्शन आपके घर में सीधा पाइप गया रहेगा। आपके जैसे बिजली की सप्लाई आती सेम वैसे गैस की सप्लाई आएगी, जितना आएगा उस हिसाब से को आपको पे करना पड़ेगा। अब गाइस इसमें एक चीज और कहा गया है, जो हम एक्सपेंडिचर जो खर्च करते हैं, जैसे हमारी इनकम क्या है, इनकम हम हमारे देश का इनकम क्या है और हम एक्सपेंडिचर खर्च कहाँ करते हैं। तो जो हमारा इनकम है सबसे ज्यादा हम लोन लेते हैं, जैसे लोन हुआ वर्ल्ड बैंक से लेते हैं और जो भी हमारा विदेशी बैंक है यूएसए से, वहां से लोन पे है। उसके बाद जो हमारी सबसे ज्यादा इनकम है वो जीएसटी से 15% इनकम है। और जो आईटीआर का मतलब होता है गाइस इनकम टैक्स रिटर्न। तो आईटीआर जो होता है इससे हमको इनकम टैक्स रिटर्न जो होता है इससे 14% होता है। और जो कारपोरेशन होता है, कारपोरेशन मतलब होता है बड़ा उद्योग, बड़े उद्योग से हमको मिलता है 13% का इनकम। अब ऐसा नहीं कहा कि कोई अब इससे ले लिया जाए, जैसे गांव में कोई चाय की दुकान लगाया है तो उससे नहीं ये टैक्स लिया जाता। तो जो कारपोरेशन का मतलब होता है बड़ा उद्योग, जैसे टाटा का हुआ, महिंद्रा का हुआ, या और कई सारे ग्रुप हो गई हैं, उनके थ्रू ये कारपोरेशन टैक्स लिया जाता। अब जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर कहाँ है, एक्सपेंडिचर भी गाइस जितना हम लोन लेते हैं सबसे ज्यादा लोन ऋण देने में उसी पे खर्च होता है, उसपे 20% हमारा खर्च होता है। उसके बाद जो गाइस है, जो हमारा बजट है उसमें से जो हम खर्च करते हैं 16% देते हैं स्टेट को, जो अलग अलग स्टेट है उसमें देते हैं, जिससे वो अपने स्टेट में जो डेवलपमेंट है, अपने तरह की योजनाएं बनाते हैं उसमें खर्च करें। और फिर जो बचता है 14% गाइस खर्च करते हैं हम योजना पे, जैसे देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कन्या योजना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करती है योजना, उस पे ये क्या करते हैं 14% खर्च करते हैं। अब गाइस ये तो हो गया इसमें चीज। अब बात करते हैं इससे क्या महंगाई बढ़ेगी और क्या फायदा होने वाला। तो गाइस महंगाई काफी चीजों की बढ़ेगी, महंगाई में कई चीजों की बात कही गई है जिसमें कई चीज बढ़ेंगे। महंगाई में आपका सेब का बढ़ जाएगा, महंगाई आपकी यूरिया पे बढ़ा रही है ये लोग, यूरिया बढ़ेगी, और जो है शराब के दामों में वृद्धि हो जाएगी, और दाल है बढ़ जाएगा, सोयाबीन बढ़ जाएगा, सेलफोन बढ़ जाएंगे, ऑटोमोबाइल पार्ट के दाम में वृद्धि होगी। अब इसमें गाइस जो है कुछ चीजों को इनको बढ़ाना नहीं चाहिए था, जैसे गाइस हमारा अभी सोलर के क्षेत्र में हमारी अभी कंट्री उतनी डेवलप नहीं की है जिसमें सोलर पे लोग ज्यादा ट्रस्ट करें। अब अगर अभी वो चीज हमारे देश में ज्यादा आई ही नहीं, ज्यादा लोग यूज नहीं कर रहे हैं सोलर को, अगर आप उस पर ज्यादा कास्ट बढ़ा देंगे तो क्या करेगा आदमी, उससे डरेगा, उसको लेगा नहीं। तो इससे दो चीज का लॉस है। पहली चीज तो जो आप बढ़ाना चाह रहे हैं कि हम पॉल्यूशन को कम करें, वो तो पहले घट गया। अगर आप सोलर प्रोडक्ट को कम यूज करेंगे तो एनर्जी जो है अच्छी होगी, नहीं तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। आप जैसे भी चीज को यूज करेंगे, जो भी चीज जहां अगर सोलर से हम चला लेते हैं मोटर, सोलर की से
इन्वर्टर देखते हैं, बिजली जलती है, बल्ब वगैरह जो भी काम होता है, तो ये चीजें हम करेंगे किसके थ्रू, बैटरी के थ्रू, या करेंगे जनरेटर के थ्रू, तो क्या होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा। इस बजट में गाइस इसको नहीं बढ़ाना चाहिए था। जो अभी हमारा धीरे धीरे चल रहा था सिस्टम, सोलर के तरफ हम लोग बढ़ रहे थे, ये एक चीज खराब किया गया, इसको बढ़ाना नहीं चाहिए था गवर्नमेंट को। अब एक चीज और गलत किया गया, जो यूरिया है, यूरिया का दाम बढ़ेगा। अब यूरिया का दाम बढ़ने से क्या, अभी देख रहे हैं हमारे जो है फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इस समय ऐसी चीज लाना इनके लिए बहुत वो गलत साबित होगा। जैसे हमारे किसान बहुत सारे हैं जो यूरिया का यूज करते हैं, अब यूरिया का अगर दाम बढ़ेगा तो किसानों के लिए भाई इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो इंसान कितना उसके खेत में क्या होता है, वो जो भी किसान है, मैं भी किसान का लड़का हूं, सबको पता है कि ये किसान के लड़के या किसान के जो फैमिली है उसके घर में कितनी अर्निंग एक किसान के घर से होता है, जो खेती से होती है। तो इसमें गाइस ये दो चीज है, जो सोलर पैनल को लेके बढ़ाया गया और यूरिया को लेके। इसमें एक चीज है जो शराब को लेकर अच्छी बात है, शराब पे जितना ज्यादा हो सके दाम बढ़ाया जाए, क्योंकि ये चीज ह्यूमन के लाइफ के लिए सबसे खतरनाक चीज होती है, ये अच्छे चीज को लाइफ को आपको बर्बाद कर देती है। अब गाइस इसमें एक चीज और है, आप एक क्वेश्चन पूछता है कि आपके मतलब जो किसान है, किसान के खेत में सबसे ज्यादा किस फसल का टाइम ड्यूरेशन रहता है, तो किसान के खेत में जो होता है सबसे ज्यादा ड्यूरेशन होता है गन्ने का। अब गन्ने में यूरिया का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। अब भाई इससे तो उनके इफेक्ट पड़ेगा। अब जो गन्ना है, जो आप लोग यहाँ सिटी में, तो भाई दिल्ली में या मुंबई या जो भी सिटी है, पटना हुआ, अच्छी सिटी है, उसमें जो होता है एक गिलास जो आप गन्ने का जूस पीते हैं लगभग 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, जिस तरह की सिटी है, जिस तरह के मार्केट में मिलता है उस तरह। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, जो जानते होंगे भाई, वो जो गन्ने का प्राइस है, किसान को इस समय गन्ने का प्राइस मिल रहा है, वो 3.5 RS पर केजी है, मतलब 3.5 रुपए पर केजी मिल रहा है। अब ये चीज आप खुद सोचिए कि जो किसान अपने खेत में गन्ने की खेती लगभग 10 महीने इन्वेस्ट करता और उसमें सारी लागत लगाएगा, खाद डालेगा, पानी, सारी सिंचाई करेगा, उसके बाद उसको बेचना कितने पे, 3.5 रुपए केजी। और 3.5 रुपए केजी बेच तो दिया, लेकिन उसका पैसा भी ऐसा नहीं आज वो बेचा तो आज ही मिल जाएगा, उसका पैसा भी लगभग 3 से 4 महीने में मिलता है। इसी को लोग थोड़ा सही में बोलते हैं, जो गारमेंट बोलती कहती है हम 350 रुपए पर कुंटल दे रहे हैं, तो इससे ऐसे लगता है कि दाम में वृद्धि है, लेकिन 350 रुपए कुंटल मतलब वही हुआ 3.5 केजी, 3.5 RS पर केजी। अब इसमें भी गाइस ये तो 3.5 रुपए केजी हुआ है। 2018 में इसकी प्राइस, इसमें बहुत बड़ा हंगामा कई इन लोगों ने आंदोलन किया, तब पहले इसकी प्राइस 3.30 मतलब 3 रुपए 30 पैसे थी। अब इसको बढ़ा के 2020 से लेके किया गया 3.5 रुपए पर केजी। इसमें जो है किसान को इस साइड से लॉस है, क्योंकि यूरिया का दाम बढ़ेगा तो वो अपने खेती में कम यूज कर पाएगा, तो इससे किसान को एक तरह का लॉस है। अब गाइस इसमें क्या चीज के दाम घटेंगे, दाम घटने में सबसे ज्यादा घटेगा दाम जो है वो आयरन है, सिल्वर है, डायमंड है, प्लेटिनम है, जो इस तरह का चीज है उसमें घटेगा आपका। या जैसे नायलॉन हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, डायमंड हो, इस सारी चीजों का दाम घटेगा। अब इस सारी चीजों से घटने से क्या है, जैसे फायदा आप देखिए, इससे फायदा ये होगा जो इंसान घर बनवाता है, घर में जो भी लोहे की प्रोडक्ट लगते हैं, ग्रिल वगैरह जो भी शटरिंग की वो है, वो सस्ता होगा, तो थोड़ा आपको घर बनवाने में या जहां भी इस सब चीजों का यूज होता है वहां आपको थोड़ा नरम फील होगा, कम थोड़ा मनी इन्वेस्ट होगा। अब गाइस ये तो हो गया हमारा क्या महंगा हो रहा है, क्या सस्ता हो रहा है। अब गाइस इसमें एक चीज और बात कही गई है, जो बोला गया है कि प्राइवेट और कमर्शियल गाड़ियों के लिए बोला गया है। जो गाड़ियां हमारी रोड पे चलती हैं, इसमें 2 तरह की गाड़ियां होती है, एक प्राइवेट गाड़ियां होती है, एक कमर्शियल गाड़ी। तो जो प्राइवेट गाड़ी है इसके लिए कहा गया है कि आपको 20 साल में इस गाड़ी को हटाना है, और जो कमर्शियल गाड़ी है इसको 15 साल में आपको हटाना है। इससे क्या होगा, पॉल्यूशन घटेगा, क्योंकि जब गाड़ियां पुरान होती है तो पॉल्यूशन ज्यादा फैलाती है। अगर ऐसा हो जाए तो लगभग 2021 में 1.5 करोड़ गाड़ियां घट जाएंगी। और इससे क्या होगा, जब गाड़ियां घटेंगी, इनका क्या होगा, स्क्रैप के थ्रू ये, इसमें एक चीज और बोला गया है, जैसे देखते होंगे होता है एक्सचेंज ऑफर, आप किसी गाड़ी को देके किसी गाड़ी को ले भी सकते हैं। इसमें इस चीज की भी बात कही गई, आप किसी गाड़ी को देके आप दूसरी गाड़ी ले सकते हैं। और दूसरी बात कही गई, इसको स्क्रैप में बेचने के लिए, अगर स्क्रैप में बिकेगा ये गाड़ी तो क्या होगा, स्टील के दामों में भारी गिरावट होगी, जिससे 30% स्टील के दाम गिर जाएंगे। और अगर स्टील के दाम गिरेंगे तो आप के जो नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे उसमें उसकी लागत जो है कम आएगी। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि घटेगा, एक तो पहली बात पॉल्यूशन घटेगा, प्रदूषण घटेगा, और दूसरी चीज स्टील के दाम घटेंगी। स्टील के दाम घटेंगे तो जो आने वाले नए प्रोडक्ट हैं उसमें कास्ट प्राइस घट जाएगा। और दूसरी चीज कही गई है कि अब
गवर्नमेंट जो जितनी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडस्ट्री इनको कंपलसरी कर दी है कि आप एबीएस और एयर बैग कंपलसरी कम से कम फ्रंट सीट पे 2 एयर बैग्स होनी चाहिए, चाहे वो बेस मॉडल गाड़ी का हो या टॉप मॉडल का। और एक चीज और बोला, एबीएस। एबीएस गाइस होता है एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। एबीएस जो होता है इसको कहते हैं एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। अब एंटी ब्रेकिंग सिस्टम ये होता है जिसमें जो आपका ब्रेक होता है वो आपकी गाड़ी को 100% बैलेंस करके रखता है, जिससे आपकी गाड़ी स्लिप ना किए। ये गवर्नमेंट ने 2 चीज बोली है कि आप ऑटोमोबाइल में पहली चीज है कंपलसरी 2 एयर बैग्स देंगे और दूसरी चीज है आपको एबीएस हर गाड़ी में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो गाइस ये हुआ इस चीज के। अब बात बहुत बड़ा एक बात है गाइस जो बहुत सारी इस बजट में और आम आदमी पे इफेक्ट भी पड़ने वाला, प्राइवेटाइजेशन और डी इन्वेस्टमेंट। अब प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, डी इन्वेस्टमेंट। अभी हम बताते हैं गाइस प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, डी इन्वेस्टमेंट क्या है। प्राइवेटाइजेशन होता है मतलब किसी चीज को हम फुल्ली उसको किसी दूसरे के थ्रू बेच दें, प्राइवेटाइजेशन इसको करें। और डी इन्वेस्टमेंट होता है जैसे हमारे पास कोई चीज है जो हम किसी कुछ चीज है जो किसमें थोड़ा थोड़ा शेयर करके किसी और को बांट दे। जैसे होता है कि एक कंपनी है उसमें मालिक एक है, वो रिसेप्शनिस्ट अलग को रखता है, रिसेप्शनिस्ट है उसके पास गार्ड है, गार्ड की अलग वो पे करता है, रिसेप्शनिस्ट को अलग पे करता है, जिसमें इंजीनियर है अलग उनका एक ऑफिस रहता है, उसको एक अलग डिपार्टमेंट डील करता है, हर तरह की एक चीज। ऐसे ही क्या करे गवर्नमेंट, डी इन्वेस्टमेंट करे। डी इन्वेस्टमेंट करने से हमारे गवर्नमेंट को बहुत सारी फायदा होंगी। जैसे सबसे ज्यादा फायदा इसमें रेलवे को होगी। रेलवे में जितनी आप देखते होंगे, आप जितने भी गाइज हमारे हैं उनके गांव से अगर रेलवे की लाइन गई होगी तो देखते होंगे उसके आसपास काफी जमीन रहती है। तो ये क्या कह रही है गवर्नमेंट, हम डी इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस जमीन को क्या करेंगे लीज पे देंगे। लीज पे देने से क्या मतलब होगा, वहां इंडस्ट्री लगेगी, जिस भी तरह का लोग अपना लीज पे देने के बाद जिस तरह की व्यवस्था गवर्नमेंट बताएगी, कितनी स्केल बनाएगी, क्या उस पे लगा सकते हैं, उससे हमको उसको लीज पे देगी, वो तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद जो वहां लगेगा उससे हमको टैक्स मिलेगा। तो ये रेलवे की बात होगी। अब ये क्या कह रहा है कि एलआईसी जो है हमारा लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन इंडिया, एलआईसी जो है इसको भी ये कह रहा है कि हम इसको भी क्या करें, डी इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब हम इसको भी बेचेंगे। तो बेचने का मतलब होगा इसको भी आधा % किसी को और बेचेगा, आधा दूसरे को बेचेगा। तो वो जब खरीदेगा तो वो तो देगा ही, और फिर जो उससे टैक्स आएगा वो आपके जीडीपी में ग्रोथ करेगा। अब एक चीज है जो हमारा बीपीसीएल है, बीपीसीएल गाइस ये हमेशा रेयरली कभी ये बहुत कम हो, नहीं ये सबसे ज्यादा फायदे में चलने वाली कंपनी है बीपीसीएल। बीपीसीएल को ये बेचना चाह रहा है। अब इसलिए इसको बेचना चाह रहा है क्योंकि इसको बेचेगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा। अब ज्यादा पैसा मिलेगा तो क्या करेगा, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे तो जीडीपी में ग्रोथ होगा ही ग्रोथ होगा। और ये एयर इंडिया को बेच रहे हैं। तो एयर इंडिया का गाइस लगभग कुछ दिन पहले से भी ये हो रहा है, कई महीने पहले से एयर इंडिया डी इन्वेस्टमेंट की जाएगी। लेकिन इसका 100% चांस है कि अगर ये एयर इंडिया मतलब डी इन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन के थ्रू बिकी, इसमें लगभग 50 से 100% चांस है कि टाटा के ये अंडर में ये जाएगी। क्योंकि ये जब एयर इंडिया आई थी तो इसके जमशेद ये टाटा के थ्रू ये एयर इंडिया इसमें इंक्लूड हुई थी। अब ये फिर से ये बहुत बड़ी बात है कि टाटा के अंदर ये फिर से जाने वाली है। अब एक चीज और है, काकानार आप सुने होंगे, देखते होंगे ट्रेन की जो ये होती है कंटेनर, इस पे काकानार लिखा रहता है, ये इसको भी डी इन्वेस्टमेंट करना चाहती, कह रही कि इसको भी हम प्राइवेट करेंगे, ये अपना अलग से इससे भी हमको मिलेगा। अब एक चीज और, ट्रांसमिशन मतलब जो विद्युत की सप्लाई होती है इसको भी ये लोग प्राइवेटाइजेशन करेंगे। और प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो इससे फायदा ये हो जाएगा कि भाई वही चीजें बेचेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो हम इसको अलग जगह लगाएंगे, और जो लेगा उसको वो भी हमको टैक्स देगा। और इससे क्या हो जाता है कि अगर गवर्नमेंट किसी चीज को दूसरे के थ्रू में बेच देती उसकी जो होती है, आप खुद देखते हो गवर्नमेंट सिस्टम और प्राइवेट सिस्टम में एक एक्यूरेसी और दोनों में डिफरेंस और काम करने का तरीका बदल जाता है। और काम करने का तरीका जब बदलता है तो उससे जो अर्निंग होती है प्राइवेट से ज्यादा होती है। जब अर्निंग ज्यादा होगी तो आपका जीडीपी बढ़ेगा। तो गाइस ये बात की गई थी प्राइवेटाइजेशन और डी इन्वेस्टमेंट। इसमें गाइस इस चीज में सबसे बहुत बड़ी कमी एक चीज की कही गई है जो नहीं करनी चाहिए थी, एजुकेशन को लेके। एजुकेशन गाइज चलिए कॉस्मेटिक पे जीएसटी है 18%, जो मेकअप के सामान है उस पे, लेकिन गाइज आपको एजुकेशन पे 18% जीएसटी नहीं लगाना चाहिए था। ये अगर हमारे हिसाब से तो गलत है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये सही है या गलत है। अब इसमें एक चीज और खराब किया गया, पहले बार जब बजट लॉन्च किया गया था तो
थाउजेंड करोड़ था बजट एजुकेशन के लिए। अब की बार इसको घटा के कर दिया गया 93,000 करोड़ रुपए। अब गाइज हमारा देश भी कहते हैं कि हम मतलब पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो जब भाई हमारे पास पहले से बजट ही लो रहेगा तो हमारा देश कैसे वर्ल्ड लेवल पे भाई एजुकेशन में वो टक्कर देगा। अब इसके लिए हमको चाहिए अच्छी शिक्षा। तो अच्छी शिक्षा जब होगी जब भाई हमको बजट अच्छा मिलेगा। अब बजट इस बार और हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब की बार शिक्षा के क्षेत्र में बजट ज्यादा मिलेगा और अब की बार और कुछ चीजें देखने को मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसमें घटा दिया गया बजट। जबकि इसके पिछले बार देखोगे 99,000 था, इस बार 93,000 कर दिया। लेकिन एक चीज इसमें कही गई है कि इस बार 100 सैनिक स्कूलों को खोला जाएगा। अब ये गाइड अभी कहा गया, अभी कितने समय में खुलेगा इसकी कोई बात नहीं की गई है। अब इसमें डिफेंस के लिए 4,80,000 करोड़ रुपए दिया गया है, जो हमारे रक्षा अनुसंधान है या रक्षा के क्षेत्र में जितने भी चीजें हैं इसके लिए दिया गया है 4,80,000 करोड़। अब गाइस इसमें तो 50 से 60% तो इनके लगभग पेंशन और वेतन में चला जाएगा। बाकी जो चीज बचता है वो इनके हर एक चीज पे लगाया जाएगा। अब इस बार रेलवे को दिया गया है 1,40,000 करोड़ रुपए का जो बजट है रेलवे को। इसमें रेलवे को इससे नहीं, लेकिन जब रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होगा तो उसमें कई चीजें मिलेंगी। जैसे जब ये डी इन्वेस्टमेंट की बात कहें तो इसमें कई चीजें बोले, जैसे वो रेलवे की जमीन को लीज पे देंगे और जो रेलवे का स्क्रैप निकलता है, जो रेलवे का जो कि किसी और के पास बेच देने की अथॉरिटी नहीं, ये कानूनन अपराध है। तो ये क्या करेंगे, रेलवे की जितनी भी स्क्रैप निकलती है उसको बेचेंगे और इसको जो इससे लाभ होगा वो अपने इंक्लूड बजट के थ्रू इसको लेंगे और जीडीपी में इंक्लूड करें। इससे जो होगा डीएफसीसीआई को ये डी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसमें रेलवे की एक बहुत बड़ा वो योगदान रहता है डीएफसीएल। तो ये क्या करेंगे, इसमें रेलवे को इसीलिए कम दिया गया क्योंकि रेलवे में ज्यादातर चीजें इस बार प्राइवेटाइजेशन में होंगी। तो प्राइवेटाइजेशन में जब होगी तो ये चीज खुद रेलवे के थ्रू बढ़ेगा। अब इसमें एक चीज और बात कही गई थी गाइस, जो हमारे देश में है, इस बार रेलवे ने सबसे ज्यादा रोजगार दिया था, लगभग 10 लाख के करीब रोजगार ये लोग बता रहे हैं दिए थे। अब इसमें एक चीज और हुआ, जो हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार है या सबसे ज्यादा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग और कृषि में लोग इन्वेस्ट है। इसलिए एक और चीज बोला गया है इसके लिए, जो उद्योग हमारा सूती वस्त्र उद्योग और कृषि उद्योग, इसमें एक EMSEP करके कहा गया है कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एसएस करके। तो इसमें जो है आपको दिया जाएगा जिस तरह की आपकी वो सूती वस्त्र उद्योग में वर्करों को काम मिलेगा, अच्छे से सैलरी दी जाएगी। ये एक चीज इसके बारे में बताया गया। अब गाइस एक चीज की और बात इसमें बोली गई थी कि जो ये हमारे क्या कहते हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बात की गई थी, रोड के बारे में जो बताया गया था कि इसमें इस बार जो हमारा है 8,500 किलोमीटर रोड इस बजट के थ्रू दिया गया कि 8,500 किलोमीटर रोड की निर्माण की जाएगी। इस पूरे हमको मोदी सरकार के पूरे मंत्रिमंडल में एक ही इंसान सबसे अच्छा लगता है जो अपने कार्य के प्रति 100% एक्यूरेट रहता और ना कभी किसी चीज के कंट्रोवर्शियल मुद्दा में ये ना कुछ बोलते हैं ना कुछ भी किसी चीज के। ये हमारे जो परिवहन और ये नितिन गडकरी जो परिवहन राज्य मंत्री हैं, यही नितिन गडकरी, इनका काम सबसे हमको मोदी सरकार के कैबिनेट में सबसे अच्छे मंत्री हैं। और इसमें पर डे जो 8500 किलोमीटर रोड का इस बजट में बताया गया है, इसमें पर डे 22 किलोमीटर का वो रखा गया कि पर डे 22 किलोमीटर हम बनाएंगे। अब इससे क्या होगा गाइस, एक्सप्रेस वे का इस समय देख रहे हैं बहुत ज्यादा चलन चल रहा है। एक्सप्रेस वे यही है कि जिसमें अच्छे अच्छे रोड बनेंगे, तो अच्छा जब रोड बनेगा तो इन्वेस्टमेंट हमारे जो इन्वेस्टमेंटर है जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं वो अच्छे तभी लगता है जब भाई हमारे यहाँ रोड की व्यवस्था अच्छी रहती तभी इंडस्ट्री बैठती है। अब तो ये हो गया गाइस इतना इस चीज के बारे में। अब और हम आगे बात करते हैं कि और हमारे जो बजट में है क्या और चीज है। अब जो फार्मर इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं कहा गया है, ना उनकी एमएसपी से लेकर कुछ बात बोली गई है, ना ही किसी और चीज को कि किसानों को ये दिया जाएगा। अब गाइस इसमें और क्या हुआ है, अब इतना तो हुआ। अब गाइस ने अब इसकी कमियां देखिए, न इसमें भ्रष्टाचार को लेकर कुछ बोला गया है, ना ही किसी और चीज को लेके कि हम इस चीज को और ग्रोथ करेंगे। अब गाइस इसमें जो सबसे बड़ी कमी हमको लगी, पहली चीज तो लगी गाइस जो शिक्षा के लिए घटा दिया गया ये, और दूसरा चीज है जो इसमें बढ़ेगा प्राइस, वो यूरिया का दाम नहीं बढ़ना चाहिए था और सोलर पैनल का दाम नहीं बढ़ना चाहिए था। ये एक इफेक्ट इसमें है। और गाइस जो बात बोले हैं हमारे बजट में जो दिया गया था कि हम
इस बार जितने ज्यादा से ज्यादा होगा, जो डिजिटल तरीके का यूज हम बात बोल रहे हैं, इस बार बोला गया कि हम और ज्यादा से ज्यादा डिजिटल का यूज करेंगे। तो इस बार बजट, इसके पहले जब हमारा जो जीएसटी आया था सबसे ज्यादा आया था, लेकिन ये हर बार नहीं आएगा जो जितना जल्द जीएसटी आया, इसलिए इस बार जीएसटी इतनी ज्यादा आई जो हमारे इनकम टैक्स रिटर्न हुई या जितनी ज्यादा जीएसटी रिटर्न हुई, क्योंकि इस बार कोरोना काल चल रहा था। तो आप जब कोरोना काल चला था तो शॉपिंग मॉल्स बंद थी, सारे शॉप्स बंद थे, तो इंसान ऑनलाइन खरीदता। तो ऑनलाइन एक ऐसा पोर्टल है जहां से आप किसी चीज को अगर ले रहे हैं तो उसमें आपको 100% जीएसटी देना, वहां से आप बच नहीं सकते हैं, जीएसटी आप ना दें। अब इससे उम्मीद नहीं है कि इस बार भी उतनी जीएसटी आएगी जितने पिछली बार दिया गया था। इस बार एक बहुत बड़ा चीज लिया गया जो हमारे मजदूर भाई, उनको बहुत बड़ी बेनिफिट की बात कही गई है, जो रियली होना भी चाहिए। जो हमारे वर्कर भाई हैं उनको ये चीज बहुत पहले कर देनी चाहिए, लेकिन कहा जाता है ना, इंडियन बिना ठोकर लगने के पहले कुछ होता नहीं। तो इंडियन जब ठोकर लगता है तभी इंसान कुछ करता है। इसमें एक चीज ये दिया गया है कि एक गीगा वर्कर पोर्टल बनाया जाएगा। गीगा वर्कर पोर्टल क्या है गाइस? इसमें जो भी, जैसे आपको देखते हैं आपका पोर्टल है, हम एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं, जैसे बुक माई ट्रिप हो गया, ट्रिबैगो हो गया, ओयो हो गया, या जोमेटो हो गया, स्विगी हो, इसमें क्या है, जैसे आपको होटल चाहिए, शिमला आप जा रहे हैं, अब यहां से आपको नहीं पता है ना वहां होटल खाली कि नहीं, इसीलिए जो ये होटल बनाए गए हैं, ओयो हो गया, ट्रिबैगो हो गया, बुक माई ट्रिप हो गई, इसके थ्रू आप यहां से बता सकते हैं ना कि हाँ शिमला में होटल खाली है, देहरादून में होटल खाली है, दिल्ली में होटल खाली है, 2 रूम खाली है, वो मिल जाएगा। अब मान लीजिए आप नाइट में हैं, आप नाइट में रेस्टोरेंट बंद हो गया, आप तुरंत जोमेटो पे, स्विगी पे ऑर्डर कर दीजिए, खाना आपके पास आ जाएगा। तो ये चीज इसी के थ्रू अब किया गया है। एक गीगा पोर्टल ऐप लॉन्च किया जाएगा, ये अभी धीरे धीरे लॉन्च किया जाएगा, इसमें धीरे धीरे काम होंगी। इसमें क्या किया जाएगा, हर जो वर्कर है इसमें अपने आप को रजिस्टर करेगा। जैसे आप यहां से वेरीफाई कर लेते हैं कि इस दिल्ली में रूम खाली है इस साइड से, या यहाँ ये जोमेटो से ऑर्डर कर, सेम इसी तरह इसमें इस पोर्टल में जो गीगा पोर्टल ऐप है, इसमें ये सुविधा दी जाएगी। जो भी हमारे वर्कर भाई है वो अपने आप को इसमें रजिस्टर करेंगे। वो किस तरह के वर्कर हैं, मिस्त्री हैं, जैसे ये घर बनाने वाले हैं, या बिजली के मिस्त्री हैं, या कारपेंटर हैं, जिस तरह उनकी प्रोफाइल लगी, जिस तरह का आपकी आवश्यकता होगी आप उसमें डालेंगे। दिल्ली में है, गुड़गांव में है, आप शिमला में है, पटना में है, इलाहाबाद में है, गोरखपुर में है, कहीं भी है, जिस तरह की आपको जरूरत होगी उस तरह का आपको वहां मैन पावर और वर्कर मिल जाएंगे। तो ये गाइज हमारे सबसे जो बड़ा चीज है, हमको सबसे अच्छा चीज लगा ये इस बजट में, ये सबसे अच्छी चीज लगी गीगा वर्कर पोर्टल जो लॉन्च किया गया। इसमें भाई हमारे जो भी ये क्राइसिस हुई है कोविड-19 की, जो कोरोना महामारी थी, इसमें हमारे वर्कर भाइयों के साथ बहुत गलत हुआ था, जिसकी कोई हद नहीं है, आप लोग भी जानते हैं। इसमें इस बात को लेकर ज्यादा वो करना अच्छी बात नहीं है। तो ये इसीलिए हमको ये सबसे अच्छी, इस बजट की सबसे अच्छी चीज यही लगी कि इसमें जो वर्कर के लिए किया गया ये किया गया। अब इसमें मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है गाइज। इसमें इस बार जब इसमें इस बजट को लाने से इन्फ्लेशन होगा, महंगाई बढ़ेगी गाइज, ये श्योरली 100% बात बोल रहा हूं कि महंगाई बढ़नी ही बढ़नी है। तो गाइज मिडिल क्लास को कुछ नहीं होगा। और एक चीज और इसमें बोला गया, जो हमारे 75 ईयर के लोग हैं, 75 ईयर के लोग हैं, जो जिनकी पेंशन, इसमें आईटीआर का अब जो पहले बात रहता था इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनको देनी पड़ती, अब वो ऐसा नहीं होगा। ये गाइज बहुत बड़ी खुशखबरी इन लोगों के है जो 75 एज जिनकी क्रॉस हो चुकी, जिनकी पेंशन आती है, इनके लिए है। इसमें आईटीआर एक चीज होता था, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के समय आपको सीए को प्रिफेयर करना पड़ता, सीए एक अच्छी रकम लेता था इसके थ्रू। अब ये गवर्नमेंट ने एक अच्छी स्कीम बना दी है, ये जो आपका आईटीआर होगा ये पहले से कट के तब आपका पेंशन आएगा। तो गाइज ये एक चीज है जो ये एक अच्छी चीज है, जो एक हमको अच्छी लगी। अब गाइज इसमें जो कमियां हैं हमने आपको बताया, जो अच्छी चीज लगी, अच्छी चीज में गीगा पोर्टल ऐप है, ये जो आईटीआर जो 75 एज वाले इनके लिए है, और ये चीज है जो प्राइवेट गाड़ी और कमर्शियल गाड़ी की है। और कुछ चीजें हैं गाइस जो प्राइवेटाइजेशन अच्छी भी है, इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, अगर कमेंट में आप लोग बताएंगे प्राइवेटाइजेशन अच्छा होता है या नहीं होता। गाइस इस बात पे बोलना ज्यादा वो नहीं होता है। इसमें जो कई बात चीज बोली गई ये अच्छी चीज है, जैसे जो रेलवे की कई सारी जमीनें हैं जो स्क्रैप होता है, इनको रियली में हटा देना चाहिए, इनको उसको लीज पे देना चाहिए, जिससे कुछ अर्निंग आए, इससे हमारे जीडीपी में ग्रोथ हो। तो गाइज आई होप
जो बजट था इसमें जितनी भी चीजें थी, जो भी हमको अच्छा लगा हमने बताया, जो कमियां थी वो हमने आपको बताया, क्या महंगा होगा क्या सस्ता होगा ये भी हमने बताया गाइस। अगर आपको जो लग रहा हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या इसमें और चीज होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। तो गाइस ये क्लियर है, न इसमें कुछ मिडिल क्लास को कुछ मिल रहा है और ना ही फार्मर को कुछ दिया जा रहा है। तो गाइस ये थोड़ा गलत वे है, और बाकी जो प्लस पॉइंट मैंने बताया वो तो आपने देखा ही वीडियो में। तो गाइज अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, उम्मीद करता हूं। आई गाइज इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे जितना ज्यादा हो सके, और कमेंट करना ना भूलें इसमें क्या अच्छाई है और क्या बुराई है और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और गाइज अगर अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।